नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा सुनो में। आज सुनते हैं रत्न कुमार सुमारिया की कहानी लाठी। ट्रांसफार्मर फूक गया था। पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं आई थी गांव में। भादों की सड़ी गर्मी पड़ रही थी। बदन बदन बास, सांस सांस हाफ। बिजड़े चलाते लोगों के हाथ रह गए थे। सूरज नीचे उतर गया था। अमावस का धुंधलका पाव पसार रहा था। बसेरों में लौट आए पंखियों की चहचहाटें थम गई थी। दरख्त साथ खड़े सन से शांत थे। चाँद मोहम्मद मिरासी की बगल में भारी भरकम ढोल लटक रहा था। हाथ में डंका लिए वह थका मांदा घर लौटा था। डिबरी की कपकपाती लौ में सलमा भय के कुंड में डूबी बैठी थी। अपनी बीवी की आंखों में खौफ की खसें देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। ढोल खूंटी से टांगते नहीं बना उससे। उसने ढोल नीचे रखा और डंका उसकी खींचों में खोस दिया। चाँद मोहम्मद 12 किताब पढ़ा। 30-31 के दरमियान था। ऊठा कद, गेहुआ रंग, कमाया हुआ शरीर, चेहरे पर चापनुमा दाढ़ी, कतरी सवरी मूछे। वह नीचा सा कुर्ता और ऊंचा सा पंजामा पहने था। सिर पर जरी की टोपी थी, उसके दादाजान के हाथ की। वह दूसरे गांव ढोल बजाने जाता। आशीर्वाद की तरह वह टोपी को अपने सिर पर जरूर रखता था, जैसे उनके अब्बा जान रखा करते थे। वह पाजामा का पायचा संगवा कर सलमा के पास बैठ गया था। उकड़ू उसने टोपी उतार कर खाट पर रख दी थी। 26-27 की सलमा की देह पतली दुबली थी। छोटी काठी, गोरा रंग, मुंह पर चेचक के कोई कण, ढले सूते पतले से चेहरे पे तोते की चोंच जैसी कड़ी, नाक में सोने की रिंगनुमा नथ, कानों में चांदी के कंधे छूते लंबे लंबे झुमके। वह हमेशा छींट के ढील ढाले सलवार जफर पहने रहती थी। वह गांव में घूंघट नहीं बनाती थी, लेकिन जब भी घर से निकलती थी उसकी नजरें धरती में पैबस्त रहती। सलमा डरी सहमी बैठी थी। उसने एक दोस्त की तरह अपने शौहर के कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर धरती कंप की तरह धुजने लगा था। आंखों में आई वह कहने लगी, पड़ोसी जालिम है, हमारी जान लेने पर तर आए हैं। चांद मोहम्मद हैरत से आंसू, सलमा 2 लाठियां खरीद कर लाए हैं अभी अभी, मेरी आंखों के सामने। घबराई हुई सलमा ने आंखें टिमटिमाई। चाँद मोहम्मद ने विचलन से माथा सिकोड़ा। हरमन चाचा की कह रही है तू? सलमा की आंखों की कोरी पर भय के साए थे। उसकी आवाज घबराई। हाँ। सुबह हुई मालूम सी रार मोहम्मद के जेहन में झाड़ सी उगाई थी। वह अपनी गाय को जोहर पिलाने जा रहा था। गाय को एक कसूनी बांध पड़ी हुई थी। वह जब भी घर से निकलती हरमन के द्वार के सामने खड़ी होकर मूतती थी। आज भी गाय ने उसे यहाँ से हटाने के लिए चांद मोहम्मद ने जमीन पर खूब संटी मारी, हट हट के हटकारे दी, लेकिन गाय थी। वह टस से मस नहीं हुई। हरमन लाल 55 के आंकड़े थे। हट्टी कट्टी काया, कानों से लाचार, 100 सनकिया के एक संग की। रोज रोज उनके द्वार के सामने गाय के पेशाब कर देने को वे चांद मोहम्मद की जहानी खुराफत मानते थे। गाय को मुतते देख वे खोद से उबलते राह में आ खड़े हुए थे। उन्होंने बेअदबी से चांद मोहम्मद को 2-4 जली कटी सुनाई। उसकी सांटी छीन ली। उन्होंने हवा में हाथ उठाया। हम बेवकूफ हैं जो रोज। चांद मोहम्मद गुस्से और बेइज्जती से काटने लगा था। ताकीद की, चाचा जान अपनी तय रहो, मैं मजबूर हो जाऊं। गाय है, रास्ता है। मूत दिया। हरमन चुपचाप अपने नौरे में चले गए थे। चांद अपनी गाय को लेकर आगे बढ़ गया था। बात आई गई थी एक मिजान से। चांद मोहम्मद ने अतीत याद कर विश्वास भरी गर्दन हिलाई। सलमा, हरमन चाचा हमारे ऊपर लाठी नहीं ला सकते। उन्होंने बहुत लड़ियाया है मुझे। एकाएक वह भावुक हो गया था। वे लाठी नहीं ला सकते सलमा। चांद मोहम्मद के दिमाग में एक बात
بدلی سی امڑی۔ گاؤں میں جب بھی 10-20 لوگ چوپال پر جڑتے ہیں 47 کے ہندو مسلم دنگوں کی بات بنتی ہے۔ ہرمن چاچا آج بھی اسے باہوں میں بھر کر قصہ سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان دنوں کے دو قوموں کے من میں مذہب کا زہر گھل گیا تھا۔ دونوں تھوک ایک دوسرے کے لیے موت کے سائے تھے۔ چاروں اور مار کاٹ مچی تھی، اپنی اپنی جان کی خاطر بھاگم بھاگ تھی۔ میرے باپو نے موالیوں کے تلوار بالوں کو خود سامنا کر کے چاند کے دادا جان تاج محمد اور ابا جان راج محمد کی جان بچائی تھی۔ انہوں نے گاؤں سے ہرگز نہیں جانے دیا تھا۔ چاند نے دوپہری کے چیر سے بھی زیادہ لمبی سانس ماری۔ سلمیٰ، یقین نہیں ہوتا۔ سلمیٰ چنکی، جھوٹی ہوں نا میں؟ چاند محمد نے سلمیٰ کی اور سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پھر اپنی بات دہرائی۔ سلمیٰ، یقین نہیں ہوتا، میں چھت پر جا کر دیکھتا ہوں۔ اس کا سارا بدن پسینے سے نہایا تھا۔ سلمیٰ نے اسے ٹوکا، نہیں، تم مت جاؤ چھت پر، دین کو بھیج دو۔ چاند محمد کا لڑکا دین محمد 7 سال کا تھا، ماں سا گورا، باپ سا گٹھیلا۔ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا چمنی کی روشنی تلے قاعدہ پڑھ رہا تھا۔ چاند محمد نے لڑکے کو اپنے نزدیک بلا کر کہا، دین، چھت پر جا کر دیکھ، ہرمن دادا کے چوک میں لاٹھیاں پڑی ہیں کیا؟ دین محمد کے ہاتھ میں قلم اور قاعدہ تھے۔ وہ انہیں آلے میں رکھ کر سیڑھیاں چڑھتا چھت پر چلا گیا تھا۔ چھت سے اتر کر اس نے چاند محمد کو بتایا، ہاں ابا جان، 2 لاٹھیاں ہیں، ایک دم نہیں۔ ایک لاٹھی کو دادا جان لیے بیٹھے ہیں، دوسری پڑی ہے، دادا جان کے ہاتھ میں لالٹین ہے۔ چاند محمد انہونی کے ڈر سے سہما۔ شوہر کو اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ سلمیٰ نے چاند کو آنکھوں میں خوب جھڑکا۔ ایک اپرتیاشت خطرے کی آشنکا کے مد نظر چاند محمد نے سلمیٰ سے کہا، دین کو روٹی کھلا دے، خود کھا لے، میری بھوک مر گئی ہے۔ سلمیٰ نے دین محمد کو روٹی کھلا کر آج جلدی ہی سلا دیا تھا۔ جب چاند نے ایک کور تک نہیں توڑا، سلمیٰ کا من بھی نہیں ہوا روٹی کھائے۔ پورے خم کے ساتھ ہرمن کی لاٹھی زمین پر پڑی۔ چاند محمد اور سلمیٰ دونوں بھیتر تک ہل گئے تھے۔ سلمیٰ سہمی، سچ، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں، وہ لاٹھی زمین پر مار کر سوچتے ہوں گے چاند محمد باہر نکل آئے گا، وہ لاٹھی پیٹھے، تم باہر مت نکلنا۔ ان کو غصہ کے دورے پڑتے ہیں۔ ایک بار ان کا پاڑا کھوٹا توڑ کر بھینس کے تھن لبڑ رہا تھا، انہوں نے پاڑے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا اور کھینچ کر نالے میں پٹک آئے تھے۔ چاند محمد نے کہا، دھیرے بول، ہرمن سن لیں گے۔ سلمیٰ نے طرفداری سے کہا، ایک دم بہرے ہیں سیل سے، صاحب کو سنے تو ان کو سنے۔ چاند محمد نے من میں آئی مدعی بات کو سیرا پکڑ کر نسواس چھوڑی۔ میرے خیال سے مسئلہ گائے کے متنے کا نہیں ہے سلمیٰ۔ گاؤں میں آج کتنے گھر ہیں جن میں گائے بندھی ہیں، گائے کو پوتر مانتے ہیں، ماتا کہتے ہیں۔ ماوس کے دن گاؤں میں دوسرے گھروں سے بھی لوگ ہماری گائے کو مانڈی دینے آتے ہیں۔ سلمیٰ بولی، وہ تو ہے۔ چاند محمد کہنے لگا، گھاٹ ہے سلمیٰ، 10 برس ہوئے جب سے بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا ہے، 2 مذہبوں میں درار پیدا ہو گئی ہے۔ ملک کے نیتاؤں کا سوال 2 قوموں کے بھائی چارے کا گلا لگیٹ رہا ہے۔ فراقہ پرستی کے پیر گاؤں تک آ گئے ہیں۔ آس پاس کے 10-20 گاؤں میں ایک ہمارا گھر ہے مسلمان کا۔ ایک سمے روٹی رستم تھی ہرمن چاچا کے لیے، آج 2 پیسے ہاتھ میں ہو گئے ہیں نا، دھرم کے گڑ گا رہے ہیں ہرمن چاچا۔ کہہ کر سلمیٰ تلملائی، ہماری شہرت ان کی آنکھوں میں رڑکنے لگی ہے اب۔ چاند محمد دھرم نرپیکش ہی نہیں، جات نرپیکش بھی تھا۔ وہ جان جامنا، بھات چھوچا، بیاہ شادی جیسے مبارک موقعوں پر ہر گھر ڈھول بجانے جاتا تھا، 36 جات کا ان جل کھاتا پیتا تھا۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر سانس بھری، کل گھر گھر جا کر بتاؤں گا ہرمن کے من کا جنون۔ چاند محمد نے کھاٹ پر پڑے گمچھے سے ماتھے کا پسینہ پوچھ کر
उसे फिर खाट पर पटक दिया था। सलमा ने गीली नाक सुड़सुड़ाई। चांद मोहम्मद ने मुट्ठियां बांधी। लेकिन सलमा, मैं भी सच्चा शख्स हूँ। धर्म के परचम से हरगिज नहीं डरूंगा। यह गांव मेरे बाप दादा की देहरी है। इस गांव को बड़ा करने में हमारा भी इतना ही हाथ है जितना हरमन चाचा का है। मैंने ही आड़े वक्त इनकी मदद की होगी, लेकिन मुझ पर इनका कोई एहसान नहीं है। आज मैं जहाँ हूँ अपनी मेहनत और जेहानत से हूँ। चांद मोहम्मद ने घड़ी की ओर देखा। रात 10 बजे। खौफजदा को अंधेरे का इतना खौफ नहीं होता जितना चांदने का होता। प्रकाश में वो छोटे छोटे कीट पतंगों से ही भयभीत नहीं होता, खुद की छाया के डर से भी वह डरने लगता है। चांद मोहम्मद उठा, किवाड़ भिड़ाकर ठीक से बंद किए, साकल लगाई। वह डिबरी बुझाकर नीचे बैठ गया था। सलमा ने चांद को बाहों में भर लिया, मानो उसे भय काट रहा हो। उसका कंठ थरथराया। पड़ोसी सी सगा नहीं, पड़ोसी सा दगा नहीं। आज की रात न जाने कैसे कटेगी। चांद मोहम्मद बोला, डर मत। सलमा ने कसकर आंखें मीच ली थी। मुझे तो मुर्दे से बैठे नजर आ रहे हैं अंधेरे में। चांद मोहम्मद ने उसके कंधे पर हाथ धरा। अगर हमारे मुकद्दर में यही वदा है, आई मौत को तो खुदा भी नहीं टाल सकता। सलमा, हरमन लाल और चांद मोहम्मद के बीच चौक पत्थरों की डोली खड़ी हुई थी। सीना सवानी दौड़ी आड़ भी थी। डोली निशानदेह भी थी। पुरानी डोली थी। पत्थर खड़े थे। हरमन का घर दूसरी गली में था। यह उनका घर नहीं, नौरा था। भैंसें बनती थी यहाँ। हरमन ने लालटेन देखकर डोली कसकर चांद मोहम्मद के चौक की ओर देखा। चांद मोहम्मद ने पिछले दिनों ही कच्चे छप्पर हटाकर पक्के 2 कमरे बनवाए थे। हाथ तंग था। उसने पुराने किवाड़ ही जुड़वा लिए थे। जुगाड़ बैठेगा, नया जुड़वा लेगा। नीम अंधेरा था। किवाड़ों की झिर्रियों से लालटेन की रोशनी भागकर भीतर आई। खौफनाक मंजर। चांद मोहम्मद को आतंकित हो उठा था। अपनी बीवी को बच्चे की तरह छाती से चिपका कर वह कहने लगा, सच सलमा, उन पर वहशीपन है। वे लालटेन लेकर मौका मुआयना कर रहे हैं। कयामत आएगी। सलमा के आंसुओं से चांद मोहम्मद का सीना गीला हो गया था। घिघी बंध गई थी। रुलाई रोकते उसके होठ बुदबुदाए। कितनी बार रोई हूँ। एक लाठी खरीद लाओ, वक्त काम आएगी। कहूँ और तुम्हारी अक्ल पे तो पत्थर पड़े हैं। वह एक सांस ढाकर फिर चिनकी। परसों की ही बात है। अपने घर में बावला कुत्ता सा घुसा था। उस समय उन्हीं से लाठी लेकर उसे घेरा था। चांद मोहम्मद ने उसे सीने से हटाया। जुल्म की यह रात निकल जाए, हथियार से हाथ नहीं बचा सकते। कल एक लाठी तो खरीद लाऊंगा ही, एक बांस में फरसा भी ठुकवा लूंगा। हथियार की हथियार से ही हिफाजत होती है। हरमन ने लालटेन स्टूल पर रखकर 2-3 लाठियां एक साथ जमीन पर मारी। चांद मोहम्मद और सलमा की सांसें ठहर गई थी। भय के दबाव से जिगर बाहर आ गिरने को थे उनके। सलमा चांद मोहम्मद से चिपक गई थी कड़ी। चांद मोहम्मद डर से फुसफुसाया, सलमा, हरमन इतनी लाठी मारे जा रहे हैं, गांव में कोई भी तो नहीं जगता है। सलमा ने कहा, गांव है बहुत तड़के ही उठ खड़ा होता है ना। सांझ पड़े सो जाता है गहरा। चांद मोहम्मद छोटी सी हुंकारी भरकर चुप हो गया था। उसने उंगलियों से माथे का पसीना खींचकर नीचे छींट दिया था। सलमा के फिक्र ने फन निकाला, अपने तो किवाड़ भी पुराने हैं। चांद मोहम्मद ने उसकी हिम्मत बनाई। नहीं सलमा, ऐसी बात नहीं है। ये किवाड़ मेरे बापू के हाथ के हैं। इतने कमजोर नहीं है जो सहज ही टूट बिखर जाएंगे हरमन से। सलमा ने अपनी एक चिंता और रखी। दास उनकी भैंसों को काटते हैं। वे तुड़ी की डेयरी पर मिट्टी का तेल डालकर धुआते रहते हैं। उनके नहरे में तेल की पीपी भरी पड़ी है। सलमा से कहते नहीं बना, वे तेल छिड़क कर हमें आग लगा देंगे। चांद मोहम्मद ने बात पकड़ी, मैं उन्हें गोली मार दूंगा। ये सब चांद मोहम्मद के उठ के डेयरी पर दस्तक देकर वापस लौट गए थे। घर में डंडा है नहीं, गोली मार देगा। चांद ने सलमा की चिंता को कम करने की कुव्वत थी। जैसे ही वे डोली कूदेंगे, मैं ढोल पिटना शुरू कर दूंगा। गांव इकट्ठा हो जाएगा। देखते ही देखते ढोल बजाओगे
तब तक सब जल फूक जाएगा। सलमा के भीतर धुकधुकी छूटी। मैं बाहर जाकर पानी का मटका उठा लाता हूँ। मैं मिट्टी का तेल छिड़केंगे, मैं पानी से बहा दूंगा उसे, आग नहीं पकड़ेगी। बस फिर इतनी तेज ढोलक बजाऊंगा, सारा गांव उन्हें देखेगा। सलमा के मस्तिष्क में पड़ी 10 साल पहले की बात चिड़िया सी चहकी। वह निकाह कर जब इस घर आई थी तो हरमन चचा ने बेटी की तरह उसके सिर पर हाथ फेर कर 50 रुपए जुहारी में दिए थे। हंसकर कहा, इतनी बोधी है मेरी बेटी, घर कैसे संभाल पाएगी। वह एक विश्वास के साथ कहने लगी, नहीं नहीं, तुम बाहर मत निकलो, तुम पर तीर बने हुए हैं, मैं जाती हूँ, मुझ पर हाथ नहीं उठेगा उनका। चांद मोहम्मद ने ठठी आ ली, कितनी वफादार बीवी है। सलमा ने उठकर किवाड़ की झिर्री से डोली के पार देखा। वह किवाड़ खोलकर सांस की आहट हवा सी पेहड़ी तक गई और मटका ले आधी सी लौट आई थी। मटका नीचे रखकर हाथ रोकती वो कहने लगी, आज तो भैंस से भी भीतर बांधी है उन्होंने। चांद मोहम्मद ने धीरे से कहा, साकल लगाकर चुपचाप बैठ जा। हरमन ने डोली कसकर चांद मोहम्मद के घर की ओर लालटेन से फिर देखा। अंधेरा हो, रोशनी का छोटे से छोटा कतरा भी भीतर चला आता। लालटेन की रोशनी उनके किवाड़ों के छिद्रों जरिए से फिर भीतर आई। चांद की घबराई निगाहें दीवार पर गई। 12 बजे थे। सलमा ने भी घड़ी देख ली थी। दोनों चुप थे। हरमन ने लालटेन के प्रकाश में चांद मोहम्मद की दीवार की जड़ में पत्थर मारा, फिर अपने चौक की ओर दौड़कर लाठी ठोकी। चांद मोहम्मद और सलमा भयभीत गोरैया से कोने में चिपक कर बैठ गए थे, सांस रोके। सलमा ने भय भरे कंठ से चांद मोहम्मद के कान में धीरे से कहा, वे पत्थर भी फेंकने लग गए हैं हमारी ओर। समय की भी आखिरी हद होती है। तुम कायर बैठो, मैं बजाती हूँ डोल। चांद ने हाथ पकड़कर उसे रोका, नहीं, रहने दो, वे तो खब्बत हैं ही, हम खब्बत थोड़े हैं ना। सारा गांव जाग उठेगा, खामखा बदनामी होगी। इन्हें उधर कूदने दो। एक बार इनकी छत की मुंडेर पर उल्लू आ बैठा था। वह की डरावनी आवाजें करने लगा था। सलमा का दिल बैठने की हद तक आ पहुंचा था। रुआसी बोली, आधी रात जिसकी मुंडेर पर उल्लू आ बैठता है उसके घर मौत आती है। चांद मोहम्मद ने उसके मुंह पर हथेली रखी, बक मत, उल्लू रात देखता जरूर है, वो मौत का कागज थोड़े ना है होता है। हरमन की लाठी जमीन पर पड़ी, उल्लू उड़ गया था। जहरीली गैस की तरह मियाँ बीवी दोनों के भीतर भय भरता गया था। हाथ में हथियार हो तो आसन्न खतरे का सामना करने की आदमी की हिम्मत हो जाती है। चांद मोहम्मद उठा। पुरानी सी एक टूटी खाट खड़ी थी। उसने धीरे धीरे मुट्ठी की थप्पियां मारकर उसकी बाहीं निकाल ली थी। वह बाहीं के सिरे को अपनी हथेलियों के बीच कसकर बैठ गया था। खौफ और क्रोध के कारण गफलत में डूबे चांद मोहम्मद को इतना भी होश नहीं। पुरानी लकड़ी है, फांसें सुली सी खड़ी हैं, हथेलियों में धंसेगी। वह सोचने लगा, वह ढोल बजाकर गांव को परेशान नहीं करेगा अब। अगर हरमन चाचा इधर कूदे, वह उनका डटकर मुकाबला करेगा। चौक में खड़ी गाय रंभाई। चांद मोहम्मद ने पूछा, गाय भूखी है क्या सलमा? सलमा चिंती, नहीं, पानी पिला दिया था, लाज भरी है नयार की, कभी नहीं रंभाती थी। हरमन चचा की लाठी से डर रही है। चांद ने और गुस्सा कहा, तो यह बात है? हाँ, जब भी चचा जमीन पर लाठी मारते हैं गाय रंभाती है। गाय की उस बात को लेकर सलमा मन ही मन मिनमिनाई। इसी राम ने ही तो उल्टे बीज बोए हैं आज। चांद मोहम्मद ने दांत किटकिटाए, जुल्मी रात की दहशत, यह दास्तां मेरे दिल की तख्ती पर गद गई है। सलमा रात द्रौपदी के चीर की तरह अंतहीन हो रही थी। हरमन जब भी धरती पर लाठी मारते, चांद मोहम्मद अपनी हथेलियों के बीच दबी बाहों को और जोर से कस लेता था। उसे न दर्द का एहसास था, न इस बात का गम था कि बाही की फांसें उसकी हथेली में बैठती जा रही थी। खून टपक रहा है। उसे लग रहा है उसके हाथों जालिम हरमन की गर्दन है। बेदम करके ही वह दम लेगा। अरुणोदय हो गया था। भीतर आ रही सूरज की सुरमई किरणें चांद और सलमा को हरमन की लालटेन की आती रोशनी सी लग रही थी। सूरज थोड़ा और चढ़ा।
अरे चांद मोहम्मद बेटे, चांद बेटे, अरे चांद। हरमन ने चांद मोहम्मद को आवाज लगानी शुरू की। आवाज में न क्रोध था, न कठोरता थी, न द्वेष था, न दम था। आवाज में वात्सल जना अपनापा था, एक ऐसा पुर जिसमें सच्चे रिश्ते की गंध थी। दोनों हथेलियों के बीच बाही दबाए चांद मोहम्मद बदहवास बैठा था। हरमन की प्यार भरी आवाजें सुनकर सलमा ने बाहर देखा। सचमुच दिन चढ़ा आया था। उसकी निगाह फर्श पर गई। फर्श पर लहू के छींटे थे। सलमा ने उसकी मुट्ठियों में दबी बाहें छुड़ाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बाही छोड़ नहीं रहे थे। वह कहने लगी, भागले हुए हो, दिन चढ़ा है। हरमन चचा तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। चांद मोहम्मद में जैसे दीर्घ कोमा के बाद चेतना लौटी। आंखें फाड़ कर पूछा, है दिन निकला है? हरमन चचा तुम्हें बुला रहे हैं प्यार से, बाहर निकलो। सच? बाहर निकलो ना, उन्हें कितनी देर हो गई है आवाज लगाते। चांद मोहम्मद की हथेलियों से बाही छोड़कर गिर पड़ी थी। उसकी हथेलियां खून सनी थी। बाही का सिर रंगा हुआ था। उसने हाथ धोए। वह साकल खोलकर कमरे से बाहर आ गया था। पजामा की दोनों जेबों में उसके दोनों हाथ थे। हरमन ने चौक में खड़े चांद मोहम्मद को अपनों से झिड़का। तुम जैसा भी घोड़े बेचकर कोई सोता है? धरती पर इतनी लाठियां पड़ने पर तो कुंभकर्ण जाग जाता। चांद मोहम्मद ने देखा हरमन चचा की आंखों में वहशत नहीं, वफादारी है। उसने पलकें झपकाकर हूं कही। हरमन कहने लगे, मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि कमा कर आए हो, तुम्हारी नींद खराब होती। जिस प्रकार मैल भरा कपड़ा धोने से उसका मैल हट जाता है, हरमन चाचा की प्रगाढ़ आत्मीयता से चांद मोहम्मद और सलमा के खौफ, क्रोध और द्वेष धुल गए थे। उसने चिंतित चेहरों पर एक जिज्ञासा उभर आई थी। चांद ने नम आंखों फिर हूं कही। हरमन डोली पर उकसे। उन्होंने चांद मोहम्मद के सामने लाठी फेंकी। बिल की और उंगली बताकर वो बोले, चांद बेटे, इस बिल में एक बहुत ही जहरीला सांप है, पूरी रात खराब कर दी, मरने में नहीं आ रहा है। चांद मोहम्मद को जैसे मौत है छुआ। है? हरमन ने बोले, हाँ, उसकी पुछड़ी तुम्हारी ओर है, तुम उधर से ठोको, इधर निकलेगा, मैं कुचल दूंगा उसे। तो ये रही रत्न कुमार संभरिया की कहानी लाठी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे, किस लेखक की सुनना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।